जब किसी की हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है ना, तो अस्पताल में एक बहुत ही साफ और सटीक तस्वीर सामने आती है। हाँ बिल्कुल, एकदम क्लियर। सही कहा। एक्सरे की उस सफेद और काले रंग की फिल्म पर एक टेढ़ी लकीर साफ दिख जाती है। डॉक्टर तुरंत इशारा करके कहता है कि देखिए, समस्या यहाँ है और इसका इलाज ये प्लास्टर है। और उस स्पष्टता से एक अजीब सा सुकून मिलता है ना, क्योंकि इंसान को चीजें दिखाई देने वाली और अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ती हुई अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम पर्सनल फाइनेंस और पैसों से जुड़ी समस्याओं की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन जैसे काम करना बंद कर देती है। एकदम बंद कर देती है। आर्थिक उलझन एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही धुंधली होती है। सही बात है। एक आम इंसान सालों तक दिन रात मेहनत करता है, फिर भी महीने के आखिर में उसका बैंक अकाउंट खाली क्यों रह जाता है, ये समझना किसी एक्सरे या ब्लड टेस्ट से नामुमकिन है। मैं तो यही मानती हूँ। दरअसल ये आर्थिक धुंधलापन इसलिए है क्योंकि पैसा सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है। ये इंसानी व्यवहार, जज्बातों और आदतों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। जज्बात और आदतें। बिल्कुल। एक टूटती हुई हड्डी का इलाज एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन खाली होती हुई जेब का इलाज एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। लोग अक्सर अपनी आर्थिक समस्याओं की वजह बाहर ढूंढते हैं, जैसे इकोनॉमी को दोष देना। हाँ, इकोनॉमी, सरकार या अपने एम्प्लॉयर को दोष देना। लेकिन असल समस्या उस आर्थिक आचरण में छुपी होती है जो सदियों से इंसानी फितरत का हिस्सा रहा है। और इसी फितरत को समझने और इस धुंधलेपन को पूरी तरह साफ करने के लिए आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी किताब की कोर प्रिंसिपल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसने सदियों से लोगों की आर्थिक जिंदगी की दिशा बदली है। ये चर्चा सच में बहुत जरूरी है ना? इस अध्याय का स्रोत यूट्यूब चैनल द बुक पल्स का एक बेहतरीन मटेरियल है जिसने जॉर्ज सैमुअल क्लॉसन की लिखी गई मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन का गहरा विश्लेषण किया है। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन एक क्लासिक है ये। एकदम क्लासिक। यहाँ एक बात पर जोर देना बहुत जरूरी है। जॉर्ज सैमुअल क्लॉसन कोई वॉल स्ट्रीट के सीईओ नहीं थे और ना ही वो किसी अमीर परिवार से आने वाले करोड़पति थे। अच्छा। हाँ, वो असल में एक मैप मेकर यानी नक्शे बनाने वाले थे। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उनका बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया था। वो लिटरली सड़क पर आ गए थे। अरे बाप रे। लेकिन उन्होंने इस किताब में मौजूद कहानियों और उन सादियों पुराने नियमों का इस्तेमाल करके खुद को दोबारा अमीर बनाया। तो ये चर्चा किसी हवाई थ्योरी की नहीं बल्कि एक रियल लाइफ कमबैक की कहानी है। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक बात है। बिल्कुल। और हाँ, इस चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर ऐसी ही रियल लाइफ इंसाइट्स और ज्ञान से भरी चर्चाएं पसंद आती हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। वैसे क्लासिम की अपनी कहानी तो इंस्पायरिंग है ही, लेकिन इस अध्याय में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने इन नियमों को समझाने के लिए प्राचीन बेबीलोन शहर को क्यों चुना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों चुना होगा? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो बेबीलोन के पास अपना कुछ भी नहीं था। वहाँ कोई प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं। ना तो वहाँ घने जंगल थे जिनसे लकड़ी मिलती, ना ही सोने या चांदी की खदानें थीं, और यहाँ तक कि बारिश भी इतनी कम होती थी कि वहाँ जीना मुश्किल था। तो फिर वो इतना अमीर शहर कैसे बना? वही तो। फिर भी वो प्राचीन विश्व का सबसे अमीर शहर बना। उन्होंने सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल किया, वहाँ की सूखी मिट्टी और यूफ्रेटिस नदी का पानी। मिट्टी और पानी, बस। हाँ, उन्होंने उस पानी को मोड़कर नहरें खोदी, खेती की, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने आर्थिक इंजीनियरिंग की शुरुआत की। आर्थिक इंजीनियरिंग? जी। दुनिया के पहले सिक्के, उधार लेने के कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी के कानून और इंटरेस्ट रेट्स का आविष्कार वहीं हुआ था। बेबीलोन का विकास किसी किस्मत का नतीजा नहीं था, वो शुद्ध रूप से एक सोच समझकर बनाया गया आर्थिक ढांचा था। ओह वाओ, बेबीलोन की इस तरक्की की तस्वीर तो बड़ी शानदार लगती है। लेकिन अगर हम उस शहर की चमकती दीवारों के पीछे आम नागरिकों की जिंदगी देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? किताब के शुरुआती हिस्से में द बुक पल्स के विश्लेषण के मुताबिक एक बहुत ही सच्ची और चुभने वाली कहानी है बेंसीर और कोबे की। अच्छा, बेंसीर और कोबे? हाँ। बेंसीर एक बेहतरीन रथ बनाने वाला चैरियट बिल्डर है और कोबे एक संगीतकार है। दोनों अपनी खाली जेबों से परेशान हैं। जैसे आजकल के बहुत से लोग होते हैं। सही में। बेंसीर दीवार पर बैठा अपना आधा बना हुआ रथ देख रहा है और सोच रहा है कि उसके पास इतनी अच्छी स्किल्स हैं, वो सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, पर पैसा आखिर कहाँ चला जाता है? ये तो सबका सवाल है। वही ना।
जब ये दोनों शहर के सबसे अमीर आदमी अरकैद के पास अपने सवाल लेके जाते हैं तो अरकैद उन्हें अपनी अमीरी का राज बताता है। और वो राज क्या था? वो कहता है कि अमीर बनने की शुरुआत एक नियम से होती है जो उसने एल्गामिश नाम के एक साहूकार से सीखा था, और वो नियम था अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप, यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पास रखो, जो कि कम से कम 10% मतलब 10% होना चाहिए। यहाँ अरकाद ने उस सवाल का जवाब दिया जो हर मेहनतकश इंसान खुद से पूछता है। अल्गामिश ने अरकाद की आंखें खोलने के लिए उससे एक बहुत ही सीधा पर गहरा सवाल पूछा था। क्या सवाल था वो? उसने पूछा था, तुम बेकर को रोटियों के लिए पैसे देते हो, कपड़े वाले को कपड़ों के लिए पैसे देते हो, मकान मालिक को किराया देते हो, पर अपनी आमदनी में से खुद को क्या देते हो? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही चुभने वाली बात है ना? सच्चाई ये है कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में निकाल देता है। वो जो कुछ कमाता है वो घूम फिरकर दूसरों की जेब में चला जाता है। सही बात है, लेकिन यहीं पर एक आम इंसान की सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है। आज के दौर में हम इसकी तुलना गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर्स या किसी भी आम नौकरी पेशा व्यक्ति से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लोग दिन में 14-14 घंटे काम करते हैं, उनके पास लगातार आमदनी भी आ रही होती है, पर महीने के अंत में बैंक अकाउंट खाली ही मिलता है। ये तो एकदम आज की रियलिटी है। तो क्या 10% बचाना सच में उतना आसान है? जब बिल्स इतने ज्यादा हों, बिजली का बिल देना हो, घर का किराया देना हो, तो खुद को पे करना एक आम इंसान के लिए लगभग एक मजाक जैसा बन जाता है। हाँ, लोगों को लगता है कि पहले सारे खर्चे पूरे कर लें। वही तो। लोगों को लगता है कि पहले सारे खर्चे दे दो और अगर कुछ बचा तो उसको बचा लेंगे, पर वो कुछ कभी बचता ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी भूल है। खर्चों के बाद बचाने की कोशिश करना आर्थिक गड़बड़ी की पहली सीढ़ी है। इसलिए अरकाद ने इस 10% के नियम की तुलना एक ऊंट से, मतलब कैमल से की थी। एक ऊंट से? वो कैसे? अगर एक ऊंट बोझ उठाता है और उसे रोज थोड़ा थोड़ा सा चारा अलग से खिलाया जाए तो वो धीरे धीरे ताकतवर बन जाता है। 10% का नियम सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ये दरअसल एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। अच्छा, साइकोलॉजिकल शिफ्ट। जी, जब कोई व्यक्ति लैंडलॉर्ड या बेकर को पैसे देने से ठीक पहले अपनी आमदनी का 10% निकालकर एक अलग जगह रख देता है, तो वो व्यक्ति दिमागी तौर पर एक कंज्यूमर से बदलकर एक इन्वेस्टर बन जाता है। ओ, मतलब पहले खुद को पे करो। बिल्कुल, ये इस बात का एहसास है कि आमदनी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, खर्चे खुद ब खुद उस आमदनी के बराबर आकर खड़े हो जाते हैं। इस फिनोमिनन को पार्किंसंस लॉ भी कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में कि काम और खर्चे दोनों अपना तय समय और बजट पूरी तरह घेर लेते हैं। एकदम सही। इसीलिए खुद को सबसे पहले पेमेंट करना एक आदत बदलने वाली प्रक्रिया है। ये एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री सेट करता है कि मेहनत का एक छोटा हिस्सा सिर्फ आपका है। चलिए, ये तो समझ आता है कि किसी ने कड़ी मेहनत करके अपने खर्चों को दबाकर 10% बचा लिया, लेकिन उस बचत का आगे क्या किया जाए? यही तो अगला कदम है। आज के दौर में अगर वो पैसा सिर्फ एक तिजोरी या सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे तो बढ़ती हुई महंगाई यानी इन्फ्लेशन उस पैसे की कीमत को धीरे धीरे खा जाएगी। कैश रखना आज के टाइम पे नुकसान है। द बुक पल्स के अनुसार किताब के अगले हिस्से में इसी बारे में बात की गई है कि संपत्ति को बढ़ाया कैसे जाए, और इसमें किस्मत या लक का क्या रोल होता है। नोमेसिर की कहानी। सही पकड़ा। अरकाद ने अपने बेटे नोमेसिर को सोना और मिट्टी की एक तख्ती, जिसे क्ले टैबलेट कहते हैं, दी थी, जिस पर 5 लॉज ऑफ गोल्ड लिखे थे। नोमेसिर तब जवान था ना? हाँ, नोमेसिर एक नौजवान था, खून गर्म था, तो उसने पहले वो सोना ऐसी जगह लगा दिया जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसने जल्दी अमीर बनने वाली गेट रिच क्विक स्कीम्स में अपना सारा पैसा डाल दिया और बिल्कुल कंगाल हो गया। नोमेसिर की इस कहानी में आर्थिक साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। जब नोमेसिर सब कुछ हार गया, तब उसने उस मिट्टी की तख्ती पर लिखे नियमों को ध्यान से पढ़ा। और उन नियमों में क्या था? उन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि निवेश हमेशा सिर्फ वहां करो जिसे अच्छी तरह समझते हो। अरकाद ने खुद अपनी जवानी में एक बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। अरकाद ने भी? जी हाँ। क्या किया था उसने? उसने अपनी सालों की बचत एक ईंट बनाने वाले, मतलब ब्रिक मेकर को दे दी थी, ताकि वो दूसरे देश से हीरे खरीद कर लाए। ओह नो, एक ईंट बनाने वाले को हीरे खरीदने भेज दिया? हाँ, नतीजा क्या हुआ? वो ईंट बनाने वाला नकली शीशे के टुकड़े ले आया और अरकाद का सारा पैसा डूब गया।
ईंट बनाने वाला ईंटों का माहिर हो सकता है, पर हीरों की जांच सिर्फ एक जौहरी ही कर सकता है। ये ईंट बनाने वाले और हीरो की कहानी सुनकर आज के क्रिप्टोफोमो या मीम स्टॉक फ्रेंजीज की सीधी याद आती है। एकदम सही तुलना है ये। इंटरनेट पर लोग किसी अनजान फिनफ्लुएंसर या अपने किसी दोस्त की बात सुनकर ऐसी ऐसी जगहों पर पैसा लगा देते हैं जिसके पीछे की टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल उन्हें जीरो समझ आता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां रातों रात पैसा डबल होने का वादा होता है। वही तो। क्या नोमा सिर की कहानी ये साबित नहीं करती कि बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के मिला हुआ पैसा असल में किसी बोझ या श्राप से कम नहीं है? ये तुलना एकदम सटीक है। पैसा खुद में अमीरी नहीं है, पैसे को संभालने और उसे सही जगह लगाने की समझ ही असली अमीरी है। नोमा सिर के पास सोना था, पर उस सोने को मैनेज करने की अकल नहीं थी, इसलिए सोना उसके हाथ से फिसल गया। और फिर लोग बैड लक को दोष देते हैं। सही कहा। और इसमें लोग अक्सर बैड लक या खराब किस्मत को दोष देते हैं। किताब में गॉडेस ऑफ गुड लक के बारे में एक पूरा अध्याय है। किस्मत जुए के आखिरी दांव पर नहीं होती, ना ही किस्मत किसी ऐसे चमत्कार में होती है जहां मेहनत ना करनी पड़े। तो फिर किस्मत होती कहाँ है? किस्मत हमेशा और हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मौके को पहचानते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। एक व्यक्ति जो एक्शन लेने से डरता है या जो सोचता है कि मैं कल निवेश करूंगा, उसके दरवाजे पर किस्मत कभी दस्तक नहीं देती। लक दरअसल प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी के मिलन का दूसरा नाम है। एक्शन लेना और सही जगह निवेश करना बहुत जरूरी है। पर चलिए सोचते हैं कि एक्शन ले लिया गया, बचत बढ़ने लगी और पैसा आना शुरू हो गया। हाँ, जब पैसा आता है तब क्या होता है? जैसे ही पैसा आता है, स्थिति और भी जटिल और खतरनाक हो जाती है। संपत्ति की सुरक्षा करना उसको कमाने से भी ज्यादा मुश्किल काम बन जाता है। ये एकदम कड़वा सच है। यहाँ दो तरह के खतरे सबसे बड़े होते हैं। पहला खतरा बाहर से आता है, अचानक आने वाली मुश्किलों के रूप में, और दूसरा खतरा अंदर से आता है, यानी अपने करीबी लोगों के जज्बाती दबाव से। जज्बाती दबाव ये सबसे ज्यादा नुकसान करवाता है। यहाँ रोडन नाम के एक स्पीयर मेकर की बड़ी दिलचस्प कहानी आते हैं। रोडन ने एक नया भाला बनाया जिसने राजा की जान बचाई, और इनाम में राजा ने उसे 50 सोने के सिक्के दिए। 50 सोने के सिक्के? मतलब एक अचानक आई हुई अमीरी। हाँ, अचानक वो अमीर हो गया। और जैसा कि उम्मीद थी, उसकी बहन का पति तुरंत उसके पास पहुंच गया और एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए वो 50 सिक्के उधार मांगने लगा। रोडन बुरी तरह फंस गया। एक तरफ परिवार का जज्बाती दबाव और दूसरी तरफ उसका अपना पैसा। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग जज्बातों के आगे घुटने टेक देते हैं, पर रोडन समझदार था। वो मथन नाम के एक गोल्ड लेंडर के पास सलाह लेने गया। मथन ने क्या सलाह दी उसको? मथन ने वहां उसे एक कहानी सुनाई जो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जिसे उधार देना पड़ता है। मथन ने एक किसान, एक बैल और एक गधे की कहानी सुनाई। बैल और गधा? हाँ, बैल दिन भर खेत जोतता था और बहुत थक जाता था। एक रात उसने गधे से शिकायत की कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, मेरे कंधे दर्द करते हैं। गधा जो दिन भर घास चढ़ता था, दोस्ती में आकर बैल को एक तरकीब बताता है। अच्छा, क्या तरकीब थी वो? वो कहता है कि कल सुबह तुम बीमार पड़ने का नाटक करना, किसान तुम्हें आराम करने देगा। अगले दिन बैल ने वैसा ही किया, पर किसान ने बैल की जगह उस गधे को हल में जोत दिया और उस गधे को सारा दिन भयंकर धूप में भारी हल खींचना पड़ा। अरे बाप रे, गधे की तो शामत आ गई। शाम तक गधा अधमारा हो गया था। मैथन ने रोडन को समझाया कि जज्बातों में बहकर किसी ऐसे व्यक्ति का बोझ उठाना जिसे खुद अपना बोझ उठाना नहीं आता, आर्थिक आत्महत्या के बराबर है। यानी कहानी का सीधा सा अर्थ ये है कि दूसरों की मदद इस तरह करनी चाहिए कि उनका बोझ आपके कंधों पर ना गिरे। एकदम सही। अगर बहन व्यक्ति के पास व्यापार का अनुभव नहीं है तो उसको उधार देना उसकी मदद करना नहीं, बल्कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है? और इसी के तुरंत बाद एक और खतरे की बात होती है, जो कि है बाहरी संकट। किताब में वॉल्स ऑफ बेबीलोन का वर्णन है। बंजर नाम का एक पुराना सैनिक बेबीलोन की दीवार पर खड़ा है। बाहर असीरियंस की एक भयानक और क्रूर फौज आक्रमण करने आई है। असीरियन फौज? ये तो बहुत डराने वाला मंजर होगा। शहर के लोग डरे हुए बंजर के पास आते हैं, रोते हैं, पर बंजर बिल्कुल शांत है। वो लोगों को याद दिलाता है कि बेबीलोन की ये मजबूत दीवारें ईंट और पत्थर से बहुत पहले ही बना ली गई थी। पहले से तैयारी, यही मूल मंत्र है। दुश्मन उन्हें इसलिए नहीं हरा पाए क्योंकि उन्होंने आफत आने का इंतजार नहीं किया था दीवारें बनाने के लिए। अगर हम आज के जमाने की बात करें तो हमारे बाहर असीरियन फौज तो भले ही खड़ी ना हो। हाँ, फौज तो नहीं होती आजकल।
लेकिन मेडिकल इमरजेंसीज, अचानक जॉब लॉस या गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट बिना किसी वार्निंग के किसी भी वक्त आ जाते हैं। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मेडिकल इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड्स में पैसा डालना नुकसान नहीं है? यही सोच सबसे खतरनाक है। लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम देना एक बोझ है, पर दरअसल इंश्योरेंस दीवार नहीं है, वो उस दीवार का गार्ड है। अच्छा, गार्ड है। बेंजर ने लोगों को यही समझाया था कि सुरक्षा मुफ्त नहीं आती। जैसे बेबीलोन की दीवारें शांति के समय बरसों की कड़ी मेहनत और पैसे से बनाई गई थी, ठीक वैसे ही आर्थिक दीवारें तब नहीं बनाई जा सकती जब परिवार अस्पताल में हो। सही बात है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। इमरजेंसी फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब वही ईंटें और पत्थर हैं जो भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाते हैं। जब आफत आती है तब ईंटें ढूंढने का समय नहीं होता। बेबीलोन के लोगों ने दुश्मन के आने पर घबराहट में इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि उनकी सुरक्षा पहले से तैयार थी। दीवारें बनाना, बचत करना और निवेश करना तब तो एकदम लॉजिकल लगता है जब किसी व्यक्ति की आमदनी अच्छी हो और उस पे कोई पुराना बोझ ना हो। हाँ, नॉर्मल हालत में। लेकिन उस इंसान का क्या किया जाए जो पहले से कर्ज की एक गहरी खाई में गिरा हुआ है, जिसके पास दीवार बनाने के लिए ईंटें तो छोड़िए, दीवार की नींव रखने तक की औकात ना हो। कर्ज का बोझ, ये बहुत भयंकर होता है। यहाँ आकर द बुक पल्स के विश्लेषण में एक ऐसी कहानी आती है जो शायद सदियों बाद आज भी उतनी ही प्रेरणादायक है। ये कहानी है डबासियर की। डबासियर बेबीलोन का एक कैमल ट्रेडर यानी ऊंटों का व्यापारी था। दबासिर की कहानी बहुत डीप है। उसने अमीर दिखने के शौक में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, महंगे कपड़े, महंगा खाना। धीरे धीरे वो कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। जब उसके पास उधार चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो वो शहर छोड़कर रेगिस्तान की तरफ भाग गया। भाग के कहाँ जाएगा कोई? वही तो, भाग कर भी वो बच नहीं पाया। सीरिया में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसे एक गुलाम बनाकर बेच दिया गया। एक आजाद इज्जतदार व्यापारी से एक गुलाम बनने तक का ये सफर दरअसल कर्ज की सबसे डरावनी तस्वीर है। कर्ज इंसान की आजादी छीन लेता है। बिल्कुल छीन लेता है। पर दबासिर की कहानी में अचानक एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी मालकिन सिरा, जो कि उसे गुलाम की तरह देखती थी, उससे एक बहुत ही कड़वा और सीधा सवाल पूछती है। क्या पूछा सिरा ने? वो कहती है, क्या तुम्हारे अंदर एक आजाद इंसान की आत्मा है या एक गुलाम की? ये सवाल सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये आर्थिक स्थिति का सवाल नहीं था। तो किसका सवाल था? ये उसकी आइडेंटिटी, उसके वजूद और आत्मसम्मान पर एक सीधी चोट थी। सिरा का कहना था कि जिसके अंदर गुलाम की आत्मा होती है वो आखिर में गुलाम ही बनता है। बाप रे। और वही एक चोट दबासियर को अंदर तक झंखोर देती है। वो सोचता है कि भागकर उसने अपने कर्ज नहीं बल्कि अपनी इज्जत पीछे छोड़ दी है। वो आजाद होने की खतरनाक कोशिश करता है। भूखा प्यासा उस जानलेवा रेगिस्तान को पार करके वापस बेबीलोन आता है। वापस आकर करता क्या है वो? इस बार वो भागता नहीं है। वो अपने सभी उधारदाताओं, जिन जिन से उसने पैसे लिए थे, उनके सामने जाकर खड़ा होता है और एक मिट्टी की तख्ती पर अपना एक नया फॉर्मूला लिखता है जो ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके बाद आने वाली कई पीढ़ियों की आजादी का रास्ता बना। वो 70-20-10 वाला फॉर्मूला है ना? हाँ, फॉर्मूला बहुत मैथमेटिकल था। आमदनी का 10% अपनी बचत के लिए अलग करो, 70% में अपने परिवार और घर का खर्चा चलाओ और बचे हुए 20% से अपना पुराना कर्ज धीरे धीरे चुकाओ। ये फॉर्मूला सुनने में आसान लगता है पर अपनाना मुश्किल है। सही में। और सबसे हैरानगेज बात ये है कि ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं रह गई। 1934 में एक ब्रिटिश इंसान प्रोफेसर एल्फ्रेड शोब्रूनी ने इन्हीं मिट्टी की तख्तियों के अनुवाद को पढ़ा। अच्छा, 1934 में? हाँ, वो प्रोफेसर साहब खुद भारी कर्ज में डूबे हुए थे। उन्होंने 70-20-10 के फॉर्मूला को अपनी आधुनिक जिंदगी में लगाया और आहिस्ता आहिस्ता खुद को कर्ज के उस दलदल से बाहर निकाल लिया। ये तो सच में रियल लाइफ कमबैक है। लेकिन एक सवाल जो दिमाग में घूमता है कि जब कोई भारी कर्ज में हो, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो, तो क्या ये मैथमेटिक्स सच में काम करता है या इसके पीछे कोई और साइकोलॉजी है जहां कर्ज से भागने के बजाय उसको फेस करना मायने रखता है? यहाँ मैथ से ज्यादा साइकोलॉजी काम करती है। दबासियर या प्रोफेसर श्रीवबरी के पास कोई अचानक लॉटरी नहीं लगी थी। उनकी आमदनी वही थी पर उनका संकल्प बदल गया था। संकल्प यानी डिटर्मिनेशन। हाँ, ये 70-20 का सिस्टम आमदनी बढ़ाने की मांग नहीं करता, ये डिसिप्लिन मांगता है।
कर्ज में दबा हुआ व्यक्ति अक्सर डर कर फोन उठाना बंद कर देता है, लोगों से मिलना छोड़ देता है। वो शर्म के मारे छुपने लगता है। और जब एक उधार लेने वाला व्यक्ति 20% का हिस्सा लेकर अपने उधारदाता की आंखों में आंखें डालता है और कहता है, मेरे पास अभी सब कुछ देने को नहीं है, पर मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा दूंगा, तो उस वक्त वो पैसे नहीं चुका रहा होता, वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट वापस खरीद रहा होता है। वाह, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस खरीद रहा होता है। और जैसा कि किताब बताती है, सेल्फ रेस्पेक्ट सोने से भी ज्यादा कीमती है। इंसान को कर्ज से बाहर उसकी आमदनी नहीं, उसका आत्मनिर्भर होने का निश्चय निकालता है। ये 20% का नियम उस अनुशासन का प्रतीक है जो एक गुलाम को वापस आजाद इंसान बनाता है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और आज़ादी की बात हमें इस चर्चा के सबसे अहम और आखिरी हिस्से तक ले आती है। कर्ज चुकाना हो, निवेश करना हो या बचत करनी हो, इन सब के पीछे एक कॉमन चीज है। हाँ, इन सभी नियमों के पीछे एक इंजन है, एक ऐसी आखिरी ताकत जिसे आज की दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है या शायद उसे एक बोझ मानकर उसे पीछा छुड़ाना चाहती है। वो ताकत है काम, यानी वर्क। काम, इसकी अहमियत लोग भूल गए आजकल। किताब के आखिरी अध्यायों में शारुनादा और हदाद गुला की यात्रा का जिक्र है। शारुनादा बेबीलोन का एक बहुत अमीर, आदरणीय और अनुभवी व्यक्ति है। वो एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका था। वो अपने एक पुराने दोस्त के नौजवान पोते हदाद गुला के साथ यात्रा कर रहा है। हदाद गुला ने बहुत महंगे रेशमी कपड़े पहने हैं, उसकी उंगलियों में अंगूठियां हैं और उसका दृढ़ता से मानना है कि काम करना सिर्फ गरीबों और गुलामों की किस्मत है। ऐसी सोच होना बहुत डेंजरस है। उसके अनुसार अमीरी का मतलब ही यही है कि इंसान को कभी हाथ पैर ना हिलाने पड़े। हदद गुलाम की ये सोच समझ की कमी को दर्शाती है। और तब शरोनाडा उसे एक ऐसी सच्चाई बताता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। शरोनाडा बताता है कि एक समय था जब वो खुद एक गुलाम की तरह खरीद फरोख्त के लिए बाबिलोन लाया गया था। वेट, शरोनाडा भी गुलाम था? हाँ, लेकिन उसने बाकी गुलामों की तरह रो रो कर अपनी किस्मत को नहीं कोसा। उसने धूप में हल चलाने के बजाय एक बेकर के पास जाकर काम सीखा। उसने दिन रात भट्टी के सामने खड़े रहकर मेहनत की, मीठी रोटियां या हनी केक्स बनाई और सड़कों पर घूम घूम कर बेची। ओह, मतलब उसने अपनी स्किल्स का यूज किया। उसकी इसी लगन, काम करने की भूख और स्किल को देखकर ही एक अमीर व्यक्ति ने उसे आजाद करवाया और अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। शरोनाडा ने उस नौजवान को समझाया कि काम कोई सजा या गाली नहीं है। काम वो इकलौता रास्ता था जो उसने अपनी आजादी खरीदने के लिए चुना था। ये पूरी कहानी सुनकर हदद गुला इस कदर प्रभावित होता है कि वो अपने सारे महंगे जेवर और अंगूठियां उतार देता है। वो अपने आरामदायक ऊंट से उतरकर एक विद्यार्थी की तरह शरुनदा के साथ पैदल चलने लगता है। उसका नजरिया ही बदल गया। वो समझ जाता है कि अमीरी विरासत में नहीं मिलती, वो कमाई जाती है। पर जरा इस कहानी को आज के दौर में रखकर देखिए। आज के सोशल मीडिया एरा में हर तरफ पैसिव इनकम, अर्ली रिटायरमेंट या हसल फ्री लाइफ की बात की जाती है। हाँ, सबको रातों रात अमीर बनना बिना काम किए। ऐसा दिखाया जाता है जैसे काम करना एक बहुत बड़ी सजा हो, जिससे हर कोई 25 या 30 साल की उम्र में जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहता है। ऐसा लगता है कि इस पैसिव इनकम की दौड़ ने आने वाली जनरेशन को बिल्कुल उस रेशमी कपड़े पहने हदद गुला जैसा बना दिया है। ये एक बहुत ही घबराहट पैदा करने वाला पर सच्चा आकलन है। आज लोग काम से आजादी को सफलता की डेफिनेशन मानते हैं, लेकिन उन्हें ये विश्लेषण करना चाहिए कि काम कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। सुपर पावर, सही शब्द है ये वो इंजन है जो उस वक्त भी किसी इंसान को आगे बढ़ाता है जब उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस 0 होता है या जब वो कर्ज के दलदल में बुरी तरह डूबा होता है। जब कुछ नहीं होता तब काम ही बचा सकता है। बिल्कुल, काम ही वो इकलौती शक्ति है जो संगीतकार को, रथ बनाने वाले को या एक सड़क पर रोटियां बेचने वाले गुलाम को उसकी आर्थिक आजादी के दरवाजे तक ले जाती है। सही दिशा में की गई लगातार मेहनत और अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना ही आर्थिक सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। ये एकदम सटीक पॉइंट है। काम इंसान की शख्सियत को आकार देता है और जब संकट आता है तो वही कड़ी मेहनत आदत बनकर उसको बचा लेती है। तो इस लंबी और गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने द बुक पल्स के मटेरियल पर आधारित जॉर्ज सैमुअल क्लेसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की उन सदियों पुरानी और सच्ची सीखों का निचोड़ निकाला है। एकदम सही निचोड़ निकल गया आज। हमने देखा कि कैसे आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए बचाना एक मैथमेटिकल जरूरत से ज्यादा एक आदत और आइडेंटिटी शिफ्ट है।
हाँ, और ज्ञान के बिना निवेश करना? वही ना, हमने सीखा कि ज्ञान के बिना किसी गेट रिच क्विक स्कीम में निवेश करना अपने ही सोने को आग लगाने जैसा है। हमने समझा कि अपने जज्बातों और दोस्ती को पैसे और उधार के बीच आने देना खुद के साथ एक भयानक खिलवाड़ है और आर्थिक दीवारें हमेशा मुसीबत आने से पहले बनानी पड़ती हैं। और डबैसियर की कहानी भी तो थी कि छोटी सीखों को एक डोरी में पिरोया जाए तो जो तस्वीर बनती है वो एक आजाद और आत्मनिर्भर इंसान की तस्वीर है। एकदम आत्मनिर्भर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आर्थिक स्थिति का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखता है और बाहरी हालात या दूसरों की गलतियों का गुलाम नहीं बनता। और इसी सटीक विचार के साथ हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। जैसा कि शुरू में उस एक्सरे मशीन और पर्सनल फाइनेंस के धुंधलेपन का जिक्र हुआ था, जहां आर्थिक समस्या दिखती नहीं पर अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। ये धुंधलापन सबसे बड़ा दुश्मन है, किसी और का नहीं। तो एक आखिरी सवाल बचता है। कैसा सवाल? आज के इस आधुनिक समय में आर्थिक आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर कौन है? क्या वो सच में बाहर बैठी महंगाई है, या टैक्स का बोझ है, या अनफेयर कॉर्पोरेट पॉलिसीज है, या फिर कुछ और? या फिर कहीं आम इंसान की अपनी असबरमारी और तुरंत खुशी पाने की चाह तो नहीं, जो उससे आज के थोड़े से कंफर्ट के बदले उसका पूरा आने वाला कल छीन रही है? इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही पावरफुल बुक्स की शॉर्ट और यूजफुल समरीज देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इस बुक का फ्री विजुअल पीपीटी टाइप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपको 1 पेज सुपर शॉर्ट समरी चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक और उसके लाइफ चेंजिंग लेसन्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।